प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। तो देखो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को स्टार्ट किया है और इसमें हमारे देखिएगा 9 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और पिछले 9 लेक्चर्स में हमने क्या क्या किया है, तो देखो स्टार्टिंग के जो दो हमारे लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर 1 एंड 2, इसमें हमने क्या किया था, जो इसका बेसिक है ना उसको समझा था। यहाँ पर तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद वाले जो भी हमारे वीडियोज थे 3 से लेकर के 9 तक के लेक्चर्स, उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। तो अभी तक हम कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, 9 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। और इसके बाद फिर मैं आपको मतलब जब ये हो जाएगा ना, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाऊंगी, क्योंकि वो अभी तक बाकी है, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 अभी नहीं हुआ है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को वो भी सॉल्व करा दूंगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 211 पर दिया गया है। देखो पेज नंबर, ओहो पेज नंबर कहाँ गया, हाँ देखो 211, पेज नंबर 211 पर ये दिया गया है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, आ जाइए समझते हैं। तो हमें यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है 31 दिसंबर 2018 का, ओके। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्मेट, ये लीजिए ऑलरेडी हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 31 दिसंबर दिया था ना, एक बार मैं देखो 31 दिसंबर, बिल्कुल राइट। तो हम एक काम करेंगे, इसको यहाँ से पहले मिटाएंगे और इसको यहाँ से मिटाएंगे 31 दिसंबर लिख लेंगे ना। इधर जुलाई है तो जुलाई थोड़े ना लिखना है, यहाँ पे लिखते 31 दिसंबर। राइट। और बाकी तो आपको पता ही है, एक कॉलम हम बनाते हैं पर्टिकुलर्स के लिए, फिर दूसरा कॉलम प्लस अमाउंट के लिए, तीसरा कॉलम माइनस अमाउंट के लिए, ऐसे करके ये बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं, हम क्वेश्चन पहले रीड करेंगे और फिर एक एक की रिकॉर्डिंग यहाँ पर करते जाएंगे, राइट। आइए जल्दी आइए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ₹16,000। अब लो जी, हमारा ये डेबिट बैलेंस है। देखो आपको बताती हूँ, पासबुक में देखो, पासबुक की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें एक डेबिट वाला साइड होता है, एक क्रेडिट वाला साइड होता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी कि वो क्या होता है, वो होता है अनफेवरेबल बैलेंस, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने ना सेकेंड लेक्चर में ही बताया था, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज एक बार देख लेना, वहां पर आप लोगों का बेसिक जो है ना वो मैंने सिखाया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। देखिए इसी में बताया था ना, नहीं यहाँ पर मैंने बताया था, ये देखो पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी कि वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब कि फेवरेबल बैलेंस होता है। और अगर वो अनफेवरेबल बैलेंस है तो फिर वो उसको माइनस में रिकॉर्ड करने का, अगर वो फेवरेबल बैलेंस है तो फिर उसको प्लस में रिकॉर्ड करने का। तो यहाँ पर जो हमने देखा क्वेश्चन, इसमें कहा था यहाँ पर, अच्छा टेक्स्ट बुक में ना, देखो इसमें हमने जो क्वेश्चन देखा है इसमें क्या दिया है, इसमें पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया है, यानी कि ये आप लोगों का ओवरड्राफ्ट है। क्या है प्यारे बच्चों, बताना जरा, ये आप लोगों का ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग आप कैसे करोगे, आओ देखते हैं। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर माइनस वाले कॉलम में, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, राइट। डेबिट बैलेंस पासबुक का ओवरड्राफ्ट होता है, अच्छे से याद रखो, ठीक है। देखो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप ना भूलो नहीं, ओके। वरना उधर डेबिट लिखा है फिर उसके आगे बैलेंस लिखा है, आप सोचो कि ये तो बैलेंस है, नहीं ऐसे नहीं, फेवरेबल और अनफेवरेबल देखो और फिर उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग करो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर ओवरड्राफ्ट, ये कुछ ज्यादा ही मोटा हो जाता है, ओवरड्राफ्ट एज पर किसके हिसाब से दिया था, कैश बुक या फिर पासबुक, हाँ पासबुक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पासबुक। अब ये बैलेंस कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा माइनस वाले कॉलम में, कितना 16,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट 16,000, ओके जी। चलो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट बाई NEFT ₹8,000, यानी कि जो कस्टमर है ना उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया 8,000 रुपये। तो उसने डायरेक्टली अगर डिपॉजिट किया है तो उस पासबुक में तो एंट्री दिखाएगी, पर कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग हमने नहीं की। और अगर हमने कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की तो फिर क्या होगा,
मतलब यहाँ पे प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये रहा आपका कैश बुक, ये रहा आपका पासबुक। तो देखो होता क्या है, डायरेक्टली कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, कितना 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये से जो हमारा बैंक बैलेंस है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन कैश बुक तो यहीं पर है क्योंकि कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। अब आप फिर से सोचेंगे कि यहाँ पर तो लिखा नहीं कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आपको समझना है यहाँ पे लिखा नहीं है तो क्या हुआ, आपको खुद से समझना है कि ये बस पासबुक में ही रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो होगा क्या, हमें चेंजेस किस में करना होगा, पासबुक में चेंजेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पासबुक लिखा है। अब देखो पासबुक को यहाँ तक आने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा या फिर नीचे जाना पड़ेगा। अरे भाई नीचे, नीचे मतलब डाउन, डाउन मतलब क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव यानी कि माइनस, यानी कि जो 8,000 रुपये है ना, ये हमारा माइनस वाले कॉलम में जाएगा। ओके चलो इतनी बातें तो समझ में आ गई। अच्छा आगे का बताओ। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट डाल करके हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना होगा ना कि कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक, या फिर ऐसे लिखो कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ऐसे करके आप लिख सकते हो। क्या लिखेंगे देखिएगा, अमाउंट डायरेक्टली, कलर चेंज कर दो, इस कलर से लिखते हैं, मेरे ख्याल से ये कलर भी अच्छा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, but not recorded in the cash book. ओके, इन कैश बुक, हमने कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, इसीलिए हमने उसको माइनस वाले कॉलम में लिखा है। वेरी सिंपल। ओके समझ आया। चलो अब अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, तीसरा वाला, कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। यानी जो हम लोग हैं यानी बिजनेसमैन, उन्होंने चेक डिपॉजिट तो कर दिया बैंक में, कितने का, 10,500 रुपये का। तो देखो यहाँ पर देखो, ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है। तो हमने जब बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, मतलब चेक डिपॉजिट किया 10,500 रुपये का, तो होगा क्या, 10,500 से हम अपने कैश बैलेंस को बढ़ा देंगे, यानी जो हमारा कैश बुक में बैलेंस है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन बैंक ने ना उसको क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक ने अपने पास पैसे, मतलब बैंक के पास पैसे मिले नहीं। अगर इसके पास पैसे नहीं आए हैं तो पासबुक का अमाउंट तो यहीं पे रहेगा, लेकिन जो कैश बुक का अमाउंट है वो हमें इंक्रीज हुआ मतलब इंक्रीज हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मैंने दो बार हुआ बोल दिया। ओके चलो कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, फ्लो में मतलब एक ही चीज़ दो बार निकल जाती है, तो सॉरी उसके लिए। तो कहाँ पर थे हम, हाँ, तो ये देखो कैश बुक हमारा ऊपर है लेकिन पासबुक तो यहीं पर है। अब पासबुक में चेंजेस करने पड़ेंगे ना, तो पासबुक को ऊपर जाना पड़ेगा। इसके पास जाने के लिए क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ऊपर यानी कि पॉजिटिव मतलब प्लस, यानी कि जो 10,500 रुपये है ना, इसे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कहाँ पर, पॉजिटिव वाले साइड में, यानी कि प्लस वाले कॉलम में। और फिर हम यहाँ पे दूसरा नंबर डाल करके क्या लिखेंगे, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे बोला गया था कि चेक डिपॉजिटेड, हाँ ऐसे लिख दो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। आइए लिख देते हैं, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बट नॉट, एक मिनट मैं गलत लिख रही हूँ क्या, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, यहाँ पे क्रेडिटेड आएगा ना, वही मैंने सोचा मैं ये कैसे लिख रही हूँ, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो 10,500 यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यानी कि फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या लिखा है कि पासबुक शोज डेबिट एंट्री फॉर बैंक कमीशन ₹300 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी होता क्या है, देखो बैंक ने क्या किया, डेबिट कर लिया अमाउंट कितने का, 300 रुपये का। किस लिए, तो बैंक का कमीशन। ठीक है, मतलब बैंक का कमीशन जो है वो 300 रुपये हमारे अकाउंट से जा चुका है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुई है। अब क्या होगा, देखिए ये रहा आपका कैश बुक, ये रहा आपका पासबुक। ओके, बैंक ने
300 रुपये हमारे अकाउंट से काट लिए, जब 300 रुपये हमारे अकाउंट से माइनस कर दिए जाएंगे तो जो हमारा पासबुक का बैलेंस है वो तो नीचे की तरफ दिखाई देगा, लेकिन कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर कैश बुक यहीं पर है, पासबुक नीचे है, पासबुक को इसके पास आना पड़ेगा ना, क्योंकि एज पर पासबुक याद रखो तो ऊपर की नीचे, ऊपर ऊपर मतलब पॉजिटिव, यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो 300 रुपये है ना इसको हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ आया आप सभी लोगों को? अच्छा, ये हमने गलत नहीं किया ना, चेक डिपॉजिट किया तो हमने इसको बढ़ाया और बट नॉट क्रेडिटेड, पासबुक यहीं पर है, हाँ बिल्कुल सही किया। तो ये 300 को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, जोड़ देंगे। लीजिए प्लस वाले कॉलम में हमने लिख दिया। अब थर्ड नंबर डाल करके आप क्या लिखोगे तो बताती हूँ, रुको 1 मिनट बता देती हूँ। यहाँ पर तीसरा नंबर डाल करके हम ये लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि बैंक डेबिटेड अमाउंट, या फिर ऐसे लिखेंगे अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आइए लिखते हैं अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसीलिए हमने उसको प्लस वाले कॉलम में लिखा है 300 रुपये। देखिएगा यहाँ पर 5th पॉइंट, इसमें क्या लिखा हुआ है देखेंगे सब लोग ध्यान से कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹3,500 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन दिसंबर 2018। अब इसका मतलब क्या होता है, ये बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? वैसे तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताया है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ना ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, राइट, बिल है जिसका मैच्योरिटी डेट क्या है, यानी कि जब आपको पैसा मिलेगा उसका डेट यहाँ पर मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 मई लिखा हुआ है। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा बनाती हूँ। मान लो ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है ना, मतलब मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट क्या है, 1 मई है। अब 1 मई से पहले पहले आप लोगों को पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या करोगे? अब इस कंडीशन में सामने वाले पर्सन के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि उसने आपको डेट कब का दिया है, क्या बोला है, मैं आपको 1 मई को ही पेमेंट करूंगा। अब क्या करोगे? उसके पास तो जा नहीं सकते, तो अब इस कंडीशन में आप लोग जाओगे बैंक के पास। किसके पास जाओगे? बैंक के पास जाओगे और क्या बोलोगे कि बैंक भैया ये देखो मेरे पास क्या है, ये इतने का बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप एक काम करो इसको अपने पास रख लो और फिर मुझे मेरा पैसा दे दो। ठीक है, जब इसका मैच्योरिटी डेट आएगा तो आप जाकर के पेमेंट ले लेना, राइट। तो इस प्रकार से आप इनको बोलोगे। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज था इसको अपने पास रख लिया और आपको वो पैसे दे दिए। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना स्टूडेंट, इसी को क्या कहा जाता है, बिल डिस्काउंटिंग का प्रोसेस, समझे? तो ये होता है आप लोगों का बिल डिस्काउंटिंग। तो देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज था 3,500 का, जिसको हमने डिस्काउंट करा लिया बैंक के साथ। कब कराया? दिसंबर 2018 में। फिर आगे क्या लिखा है कि रिटर्न डिसऑनर्ड इन जनवरी 2019। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जैसे ये जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, ये कब का बना रहे हैं, 31 दिसंबर तक का ही बना रहे हैं, मतलब ये तो दिसंबर महीने का है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनवरी। तो सुनेंगे सब लोग ध्यान से, अगर हम दिसंबर का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो दिसंबर में जो जो हुआ बस उसी की रिकॉर्डिंग की जाएगी, बाकी जनवरी में क्या हुआ या फिर नवंबर में क्या हुआ था हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक बस हम देखेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक, ओनली यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि जनवरी में क्या हुआ हमें उससे क्या लेना देना, वो तो अगले महीने की बात है ना। तो जब अगले महीने का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तब हम उसको कंसिडर करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिस्काउंटेड कराया था बैंक के साथ, कभी दिसंबर 2018 में, और ये डिसऑनर हो गया जनवरी में। तो सुनो, ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक। तो जब आपने ये डिस्काउंटेड करवाया रहेगा तो आपने क्या किया होगा, अपने कैश बुक को 3,500 से बढ़ाया होगा, राइट। और उसी टाइम पे एट द सेम टाइम जो आपका बैंक का पासबुक है वो भी तो बढ़ा होगा ना, राइट। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे कि दोनों के दोनों क्या है, बैलेंस है। देखो ये जनवरी में डिसऑनर्ड हुआ है, अगर ये दिसंबर में होता, अगर यहाँ पे डेट चेंज हो जाता ना, तब यहाँ पे कुछ और इधर सीन बनता है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, ये तो जनवरी में डिसऑनर हुआ है, राइट। अगर जनवरी में डिसऑनर हुआ है तो यहाँ पे डिसऑनर का तो कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, बस जो हमारे पास पैसा आया ना उसकी रिकॉर्डिंग आएगी। तो देखो कैश बुक में भी उसकी एंट्री की गई है एज वेल एज पासबुक में भी की गई है। तो ये क्या है, ये पूरा न्यूट्रल है, राइट। ये क्या है, ये पूरा न्यूट्रल है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, किसी को भी बढ़ाना नहीं है, किसी को भी घटाना नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। मतलब इसे आप लोगों को लिखना ही नहीं है, जब पूरा ये न्यूट्रल है, यानी जितना हमने कैश में बढ़ाया उतना ही पासबुक में भी बढ़ गया, तो ये न्यूट्रल है ना, मतलब ये इक्वल पोजीशन पे है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। जब ऊपर नीचे रहता है तब तो हम उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखते हैं, राइट।
तो बस ये आपको ऐसे ही दिया गया था, राइट। तो इसको बस आपको पढ़ करके छोड़ देना, इसको कहीं पे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? ओके, अच्छे समझ आया। चलो 6th की बात करें, पक्का ये समझ गए ना? वापस एक बार रिपीट करके देख लेना। 6th वन, इसमें क्या लिखा है कि एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल ऑफ ₹650 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब सुनेंगे बच्चों ध्यान से, देखो ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक, ठीक है जी। होता क्या है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी हमने उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, बैंक ने क्या किया, टेलीफोन बिल जो है 650 रुपये का उसको पे कर दिया, लेकिन ये क्या, उसकी रिकॉर्डिंग तो कैश बुक में हुई ही नहीं। तो देखो भाई, हमने बैंक ने ना 650 रुपये आपका जो टेलीफोन बिल था ना उसको पेमेंट कर दिया, यानी बैंक में जो आपका अमाउंट है ना वो 6500 मतलब 650 रुपये से नीचे गया हुआ दिखाई देगा, जबकि कैश बुक तो यहीं पर है, क्योंकि कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, राइट। तो बताओ यहाँ पर हम इसको प्लस में लिखे या फिर माइनस में लिखे? तो ऊपर देखो क्या लिखा है, पासबुक, यानी जो भी चेंजेस करोगे किसमें करोगे, पासबुक में करोगे। तो पासबुक को कैश बुक के पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। ऊपर मीन्स प्लस, यानी कि ये जाएगा हमारा प्लस वाले कॉलम में, 650 रुपये यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख देना, ठीक है जी। और यहाँ पे 4th नंबर डाल करके क्या लिखोगे बताती हूँ आप लोगों को। देखो, बैंक पेड टेलीफोन चार्जेस which is not recorded, which ठीक है, which is not recorded in cash book। राइट, बात समझ में आई जी? बिल्कुल ऐसे ही करना है, यहाँ पे 650 रुपये लिख देना, आपका काम खत्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे लास्ट वन की बात करेंगे। 7th पॉइंट देखिएगा कि चेक ऑफ ₹975 डिपोजिटेड इनटू बैंक बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन 795 इन कैश बुक। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया। देखो भाई, होता क्या है, ये आपका देखो, ये आपका कैश बुक, ये आपका पासबुक। तो चेक ऑफ 975 डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी कि हमने क्या किया, हमने ना 975 इतने रुपए का जो चेक था उसको डिपॉजिट किया बैंक में। कितना चेक हमने डिपॉजिट किया है प्यारे दोस्तों, 975 का। लेकिन ये क्या, हमने तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग कितनी कर दी है, 795 की रिकॉर्डिंग की है, यानी एक्चुअल में हमने कितना डिपॉजिट किया, इतने का चेक, पर गलती से रिकॉर्ड हो गया इतना, राइट। तो देखो, आपका जो कैश बुक है ना वो तो इतने से बढ़ेगा, जबकि पासबुक तो इतने से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, माइनस करके देखो 795 का। चलो माइनस करते, 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा, और 8 में 7 गया तो 1, यानी कि 180 रुपये इसमें ज्यादा हमको दिखाई देगा, ठीक है। पासबुक में 180 रुपये ज्यादा दिखाई देगा, जबकि कैश बुक में हमें 180 रुपये कम दिखाई देगा। ऐसे ही तो होगा ना, क्योंकि देखो 795 से 795 यहाँ तक ये फिर से न्यूट्रल हो गया, ये 180 रुपये एक्स्ट्रा पासबुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिए ना। अब पासबुक को कैश बुक के पास आना है तो ऊपर जाना पड़ेगा या फिर नीचे, हाँ जी हाँ बिल्कुल नीचे। नीचे यानी क्या होता है, माइनस, यानी कि ये जो 180 रुपये है ना इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, माइनस वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और कैसे लिखोगे आप बताती हूँ, देखो 5वां नंबर डाल करके इधर लिखना कि कैसे लिखोगे, बताती हूँ। चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक बट रॉन्गली, हाँ ऐसे लिख दो, आओ, चेक डिपोजिटेड इन द बैंक but wrongly recorded in the cash book। ठीक है जी, कैश बुक में हमने गलत रिकॉर्डिंग कर दी और इसकी वजह से वो वाला अमाउंट आएगा हमारा माइनस वाले कॉलम में। इसको थोड़ा हम नीचे बुला लेते हैं, चलो भाई तुम नीचे आओ, नीचे 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 यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया? देखो हमने यहाँ पे सभी की रिकॉर्डिंग कर ली है, कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव रिकॉर्डेड। अब बारी है किसकी, जी हाँ बिल्कुल, हम इसका टोटल करेंगे। आओ फटाफट से टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना आता है, लेकिन उससे पहले लाइन वगैरह सब अच्छे से करना पड़ेगा ना। देखो एग्जाम में अच्छे से आप लोग फॉर्मेट बनाना, ओके, कन्फ्यूजन में मत रहना, राइट। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर उसको क्लियर करूंगी। बिकॉज आपका जो 11th है ना स्टूडेंट, ये क्या है, बेस है, समझे। 12th स्टैंडर्ड में अभी अकाउंट्स पढ़ने वाले हो ना, तो ये बेस है। अगर यही मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आगे की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ोगे बताओ।
है ना। वैसे आप लोग को एक बात बताओ, 12th का तो सारा सिलेबस जो है ना वो कंप्लीटेड है, मतलब हर एक चैप्टर मैंने करवा दिया पूरा 1 से लेकर के, और 12th स्टैंडर्ड में आपके 10 चैप्टर है, कितने 10 चैप्टर है, एंड सब के सब मैंने करवा दिया है, ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी कंप्लीट कराया है, राइट। तो जल्दी जल्दी 11th खत्म करो और फिर 12th की पढ़ाई शुरू करो, ठीक। आओ यहाँ पे हम जरा टोटल करते हैं, आइए। तो कौन सा वाला साइड ज्यादा आएगा, देखने से पता लग रहा होगा, मेरे ख्याल से ये वाला साइड ज्यादा आएगा। 16 8 कितना होता है 24, 24 और ये 180, तो 24,000 प्लस 180, 24,180 है ना। तो ये 24,180 को हम क्या करेंगे, दोनों साइड में लिख देंगे ऐसे, देखो 24,000, ये कौन सा कलर आ गया, मैंने तो काला लिया था, 24,180, ठीक ऐसे, राइट हो गया। अच्छा इस साइड का टोटल कितना आएगा, देखते हैं बैलेंस कितना आएगा। तो 10,500 प्लस 300 प्लस 650, तो ये आ रहा है 11,450, ठीक है। रुको मैं इधर लिखती हूँ, 11,450 ये आया। अब माइनस करके देख लेते हैं कि बैलेंस कितना आ रहा है, तो मैं माइनस कर दूँ इसमें से 24,180, तो देखो यहाँ पर इसका जो बैलेंस है ना प्यारे दोस्तों, वो आता है यहाँ पर 12,730, राइट। तो किधर कम पड़ रहा था, इधर कम पड़ रहा था ना, तो ये जो 12,730 है ना, इसको हम यहाँ पर ये वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो जिधर अमाउंट कम पड़ता है उधर ही लिखा जाता है, राइट। ये हमने लिख दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये हमारा बैलेंस होगा या फिर ओवरड्राफ्ट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, क्या बताया है कि जब अपोजिट साइड रहे तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को दिखाता है, अगर सेम साइड रहे तो फिर वो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस को दिखाता है ना, ऐसे बताया था ना। कंफ्यूजन मत होना, दोनों मतलब ऐसा अपोजिट और सेम ऐसा आपको सिमिलर लगता है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो पता चल जाएगा। तो देखो पहले हमने इसको प्लस में किया था, मतलब माइनस में किया था, अब ये प्लस में आया है, यानी कि सेम टाइप ऑफ बैलेंस को दिखाएगा। अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे भी क्या होगा दोस्तों, ओवरड्राफ्ट ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट, वो एज पर पासबुक था, तो ये क्या होगा, एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बात समझ में आई, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना था। बताओ अब कितना सिंपल है ना। अब बोलेंगे कोई, किसी को ये डिफिकल्ट लग रहा है, अगर फिर भी डिफिकल्ट लग रहा है ना, मतलब इससे आसान मेथड कुछ नहीं हो सकता। आप वो जो टेक्स्ट बुक में देख रहे हो ना प्लस माइनस वाला, वो ना बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मतलब वैसे ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, उसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएगा, पर इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और ये जो मैंने आपको ये ऊपर नीचे वाला करके बताया ना, तो ऐसे हाथ से करोगे तो गड़बड़ हो सकती है ना। आप भूल जाओगे कि किसको हमने पासबुक माना था। जैसे मान लो आपने किसी को इसको पासबुक माना, ऐसे बताते हैं ना, ऐसे, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, तो सब टीचर्स का अपना अपना अलग अलग मेथड होता है, तो मैंने तो आपको ऐसे बताया। बाकी आपने देखा होगा शायद से आपके स्कूल के टीचर्स, मतलब कॉलेज के टीचर्स बताते होंगे कि हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करो, राइट, एक को पासबुक एक को कैश बुक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम भूल जाएं हमने किसको पासबुक माना किसको कैश बुक माना, ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होता है, चेंज होते रहता है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से पासबुक एंड कैश बुक को कंसिडर करना पड़ता है, राइट। तो इसमें गलती होने के चांसेस हैं, बट यहाँ पर अगर आपने लिख लिया है कि ये कैश बुक या पासबुक, तो इसमें कहाँ गलती होने का चांस है, बताओ जरा, है ना। ये ऐसा थोड़ी ना कि ये उधर चला जाएगा या फिर इधर आ जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, मतलब मुझे तो यही लगता है अच्छा मेथड। बाकी आप देख लो आपको कैसे करना है, इट्स योर चॉइस, राइट। चलिए तो यहाँ पर आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 था ये, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। अब उसके पास बचता है, देखो दिखाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे बच रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। देखो दिस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 एंड दिस वन इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, तो इसको हम कब सॉल्व करेंगे बता रही हूँ, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। अगर मैंने बोल दिया ना कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, मतलब पक्का सब कुछ करवाऊंगी, डिप्रिसिएशन का भी, ईच एंड एवरी चैप्टर का हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद कंसेप्ट जो भी बेसिक होता है। जैसे इसके पहले मैंने बेसिक समझाया, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सारी चीजें बताऊंगी। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना 1 वाला, इसको हम लोग अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 11 में कर लेंगे। और फिर ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ना, सेकेंड वाला, इसको हम कब करेंगे, तो लेक्चर नंबर 12, ठीक है।
तो उतना सब हो जाने के बाद बस इतना ही करके छोड़ नहीं देना है। चलो क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, सारी चीज़ समझ ली, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये एक्सरसाइज भी चाहिए, क्योंकि मैंने मतलब आप लोगों के कमेंट्स देखे हैं, कई बच्चे एक्सरसाइज के लिए भी कमेंट करते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि सब कुछ आप लोगों को साथ में ही करवा दिया जाए ताकि आपको किसी चीज़ के लिए परेशानी ना हो, राइट। तो क्या करेंगे, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसके हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी बताऊंगी। इसके पहले सब्सिडियरी बुक्स का भी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ना प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लिया करो, ठीक है। इसके अलावा ये जो नोट्स वगैरह होते हैं ना, वो देखो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम ये है, इसको ज्वाइन कर लेना और वहां पर जाकर के सर्च करोगे सब्सिडियरी बुक्स क्लास 11 तो पूरा आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से लेकर के बेसिक से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ना, सब कुछ वो एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब पूरा होल चैप्टर वहां पे, मतलब सोचो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। वैसे ही इसका भी कर दूंगी, जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में। या फिर अगर आपको सर्च नहीं करना, आप ढूंढना नहीं चाहते हो, तो सीधा सीधा ये ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ऐप में क्लास 11 के सेक्शन में जाओगे, वो फ्री में मिलेगा, चिंता मत करो, है ना। कई बच्चे पूछते हैं मैम ये फ्री है क्या, जी बिल्कुल, ये जो आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे ना, वो फ्री में आपको मिल जाएंगे। फ्री वाले फ्री पीडीएफ के ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे जाओगे ना तो क्लास 11 का जो सेक्शन रहेगा उसमें आप दबाना अकाउंट्स में, तो वहाँ पे हर एक चैप्टर का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। और बाकी और कुछ भी आपका सजेशन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।